कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। और जाहिर है कि जैसे पिछली मरतबा आप हैरान हुए थे, अब कम हैरान होंगे कि ये शख्स कारवांसराय के सेट पे नहीं है, कहीं और है। और वाकई मैं कहीं और हूँ। और आप जानते हैं कि मैं नीली रोशनियों के शहर डेल्फ्ट में। और वो क्या कहते हैं कि कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़ के, तो हम कहते हैं कि कौन जाए लाहौर की गलियां छोड़ के। लेकिन यकीन कीजिए कि डेल्फ्ट की गलियां भी छोड़ के जाने को जी नहीं चाहता। तो अब जिस स्पॉट पे मैं बैठा हूँ, मैंने क्यों चेंज किया है, उसके पस मंज़र में कोई नहर नहीं है, टिपिकल डेल्फ्ट नहीं है। आप यूँ जानिए कि मैं एक वर्ल्ड फेमस तस्वीर जो है पेंटिंग वर्मीर की, ए व्यू ऑफ डेल्फ्ट, मैं उस तस्वीर के अंदर बैठा हूँ। आई एम पार्ट ऑफ दैट पिक्चर। आप बैक पे जो देख रहे हैं, एक पुरानी इमारत और दरिया, और उसके साथ एक बहुत खूबसूरत पुल है सफ़ेद रंग का। और ये पुल की साख ज़रा सी आपको अजीब लग रही है, क्योंकि ये पुल जो है ये डेल्फ्ट की उस तस्वीर में है जो वर्मीर ने बनाई थी। और ये 450 साल हो गए हैं तकरीबन, ये उसी हालत में है। इसको रीबिल्ड किया गया है, लेकिन इन्होंने उस तस्वीर को ओरिजिनल, जिस तरह, जहाँ से मुझे नहीं मालूम, आई एम श्योर के यहीं कहीं इर्द गिर्द वर्मीर ने अपना ईज़ल सेट किया होगा। और उस ज़माने में ये बिल्डिंगें तो नहीं होंगी, ये वीराना होगा, और यहाँ पे ये दरिया होगा और ये पुल होगा, क्योंकि वो आउटसाइड डेल्फ्ट, यानी उस वक्त डेल्फ्ट यहाँ तक नहीं था, ये आउटसाइड डेल्फ्ट था। और ये पुल जो है और ये पुरानी इमारत उसमें साफ देखी जा सकती। तो एक पुरानी तस्वीर के अंदर होना, आप महसूस करें कि कितनी बड़ी सेंसेशन। मसलन आप कोई भी वर्ल्ड फेमस तस्वीर ले लें, नेपोलियन की ताजपोशी है मसलन लूव में लगी हुई है, और उसमें जो लोग खड़े हुए हैं आप उनमें जाके खड़े हो जाए। या हो सकता है कि जहाँ लियोनार्डो डी विंची ने मोनालिसा पेंट की है, उसके स्टूडियो में एक कोने में आप खड़े हो जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे लिए एक अजीब, बड़ा ही सेंसेशनल, खुशगवार तजर्बा है कि मैं वर्मीर, जिसे मास्टर ऑफ लाइट कहा जाता है, उसकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग, और एक ही उसने बनाई है डेल्फ्ट की, यानी इसकी जो है लैंडस्केप उसने एक ही बनाई है। और ये देखने के लायक है। उसमें जो फिगर है आप देखिएगा किस तरह वो पेंट करता है। वर्मीर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वर्मीर के डेल्फ्ट जो है अपनी नीलाहट जो है उसके अलावा वर्मीर के हवाले से मशहूर है। और वर्मीर पैदा हुआ 1632 में, और छोटे से घर में यहाँ रहता था। 1.25 दर्जन बच्चे पैदा किए। मेरा ख्याल उन दिनों महकमा नहीं होता होगा फैमिली प्लानिंग का, और उसमें से 3-4 फौत भी हो गए। टोटल उसने जो तस्वीरें बनाई वो 60 बनाई। और उन तस्वीरों की कामलियत देखकर आपको एहसास होता है, क्योंकि रेमब्रांड ने सैकड़ों के हिसाब से बनाई, और जितने भी फान गोग ने उसने सैकड़ों के हिसाब से, इसने टोटल 60 तस्वीरें बनाई। और उन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाज़ा होता है कि जितनी कामलियत, जितनी तफसील वो करता है, यानी मतलब है कि जो अगर एक मिल्क मेड को पेंट कर रहा है तो उसमें से जो वो दूध जो है उंडेल रही है, वो दूध की धार जो है आप महसूस करते हैं कि वो नीचे उसमें बर्तन में जा रही। उसके जो मिल्क मेड है, उसके जो कपड़े की है सतह, उसको आप महसूस कर सकते हैं। जी हैरतनाक पेंटर। और मैं समझता हूँ कि ये जो कामलियत है वर्मीर में, यानी एक एक चीज़ बहुत बारीकी और नफासत से उसको बनाना, और बाज़ औक़ात तो सिर्फ एक धब्बा लगाना और धब्बे से एहसास होना कि एक मोती बन गया है या पानी बन गया है। ये टेक्निक जो है
ये बुनियादी तौर पे हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स की। मिनिएचर पेंटर्स जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब है कि कॉन्सेंट्रेट करते करते, देखते देखते, बारीकी से हर एक चीज़ की नोक पलक संवारते, कहा जाता है कि जो बड़े मिनिएचर पेंटर थे वो आखिरी उम्र में नाबीना हो जाते थे। और अगर कोई पेंटर नाबीना हो जाता था, मिनिएचर पेंटर, तो तब समझा जाता था कि ये मास्टर। और जो बाकी भी पेंटर हैं, यूरोप के भी पेंटर हैं, जिनके मैं डेल्फ के पेंटर जिनका हवाला दे रहा हूँ, ये भी बुनियादी तौर पे सारे कमरों में काम करते थे, बाहर की दुनिया में बहुत कम जाते थे। चुनांचे इसीलिए इनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं होती थी और ये ज़्यादा तवील उम्र इनकी नहीं रखते थे। ये जो इफ़ेक्ट है ना ओरिएंट का, ये डच पेंटर्स पे बहुत ज़्यादा है। मसलन रेम्ब्रांट जो है, उसके पास कलेक्शन थी और उसने कई छोटी छोटी मिनिएचर पेंटिंग्स भी बनाई। फान गोग म्यूज़ियम में मैं गया तो वहाँ पे फान गोग जो था वो इश्क करता था जापानीज़ पेंटिंग, और जापानीज़ पेंटिंग से उसने बहुत कुछ सीखा और एग्जैक्टली जापानीज़ पेंटिंग की तरह उसने पेंटिंग्स बनाई। वो लगता है कि जापानीज़ है, और उसका कहना था कि जापानीज़ पेंटर दरअसल दरवेश पेंटर होते। चुनांचे वर्मीर, अब मैं खुद तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वर्मीर था क्या? वर्मीर क्या था? रोशनी, जी हाँ, वही रोशनी, वही अलूही रोशनी जिसने, जब हम पहली मर्तबा यहाँ आए तो हमारे चेहरों की सलवटों को मादूम कर दिया। उसमें एक ख़ास कशिश थी उस रोशनी में। और मैंने वर्मीर का नाम तो सुन रखा था, लेकिन मुझे कभी ये गुमान भी ना था कि मैं कभी उसके शहर में आऊँगा, बल्कि उसकी एक पेंटिंग में आ जाऊँगा। ये जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, पीछे जो ब्रिज है, व्यू ऑफ डेल्फ की लैंडस्केप वर्मीर की। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये इर्द गिर्द सारा वीराना होता था, और ये दाखिले का दरवाज़ा था डेल्फ का। ये जो आप देख रहे हैं ना वॉच टावर, उसमें देखते हैं कि भाई वहाँ पे बैठने की, सैनिटरीज़ की बैठने की भी जगह है, और ये पुल जो है, पुल पार करके लोग पुराने जो थे, आज से 400 साल पहले, वो डेल्फ में दाखिल होते थे। और उसके अंदर आप देखें तो वो जो रखवाला था उसका घर है, और वो अब तक मौजूद है। चुनांचे उसकी हर तरफ तस्वीर जो है वो दिल में नक्श हो जाती। मतलब एक खिड़की है, जैसा कि वर्मीर की अक्सर तस्वीर में होता है कि वो खिड़की के रास्ते जो रोशनी आ रही है उसको अपना जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर डाल के तो उसको पेंट करता है। और वो मसलन डेल्फ का एक मंजर, जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, मिल्क मेड है, अच्छा कढ़ाई करती औरत है, एक गली है, अच्छा, और गर्ल विद द पर्ल इयरिंग है जो मेरी फेवरेट है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। एक और हकीकत में बयान करना चाहता हूँ कि ये वो ज़माने थे जब हॉलैंड में मज़हब की गिरफ्त ज़रा सी ढीली पड़ती जा रही थी और बादशाहत की गिरफ्त ढीली पड़ती जा रही थी। उससे पेस्टर जो पेंटर थे ज़्यादातर बादशाहों को पेंट करते थे, रॉयल कोड पेंट करते थे या मजहबी सब्जेक्ट करते थे। चुनांचे वो चेंज हो रहा था और एक सेकुलर जो था, एक पेंटिंग का स्कूल वो वजूद में आया, जिसमें वर्मीर ने, इसीलिए आप देखें कि किसी बादशाह शहनशाह की पोर्ट्रेट नहीं बनाई। उसने जितनी तस्वीरें बनाई वो आम लोगों की बनाई। मसलन वो जो एक पेंटिंग है उसमें वो एक खातून जो है वो सेन में ब्रश के साथ सफाई कर रही है, या मिल्क मेड है, या एक कढ़ाई करती ख़वातीन है। चुनांचे उसके जितने भी थे सब्जेक्ट वो ऑर्डिनरी थे। वर्मीर की एक और मैं खुसूसियत आपको बताता चलूँ कि उसका जो ब्लू है, अब डेल्फ ब्लू तो हर जगह है ना,
तो उसका जो ब्लू है पेंटिंग्स में, वो इतना खूबसूरत है कि बहुत कम लोग उस सतह पे पहुंचे हैं, क्योंकि वो आम ब्लू नहीं है। वो नीलम जो पत्थर है, लेपिस लजुली जिसे कहते हैं, और वो उन दिनों आता था अफगानिस्तान से, उसको पीसा जाता था और उससे रंग बनाया जाता था, और वो बहुत महंगा था। चुनाचे वो इंसिस्ट करता था कि मैं लेपिस लजुली जो है उसको पीस कर ही ब्लू लगाऊंगा, अदरवाइज मैं पेंटिंग नहीं बनाऊंगा। चुनाचे कहते हैं कि उसकी गुर्बत की एक वजह ये भी थी कि वो कीमती पत्थर जो है वो पीस कर उनसे वो बनाता था, नीला रंग बनाता था। अब उसकी जो मेरी फेवरेट है वो है गर्ल विद ए वाइट इयरिंग, वो सफ़ेद वाइट पर्ल, सफ़ेद बुंदे हैं दो उस लड़की ने पहने हुए। और पहली मर्तबा जब यहीं पे मैंने उसकी तस्वीर किसी दीवार पे देखी तो मैंने अपने बेटे से कहा कि भाई ये लड़की कहाँ है? तो कहने लगा कि अबू ये तो वही हेग में है, वहाँ वो मॉरिशियस या क्या म्यूज़ियम है, ये वहाँ लगी हुई। तो मैं स्पेशली उसे देखने के लिए गया। वर्मीर की सबसे मशहूर पेंटिंग यही है, गर्ल विद ए वाइट पर्ल, और उसको मोनालिसा ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है। यानी एक उनकी मोनालिसा है और एक ये वाली। अब इन दोनों में आज तक मेरे जैसे डिसाइड नहीं कर सके कि इनमें से बेहतर कौन, क्योंकि जो है देखिए सूरज आ गया, ये रोशनी का खेल यहाँ जारी रहता है। मेरे नज़दीक जो है वर्मीर की पेंटिंग, बुंदे वाली लड़की जो है, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मोनालिसा सिर्फ स्माइल कर रही है और कहते हैं कि उसकी स्माइल में कोई भेद है, या ये कि वो प्रेग्नेंट है, या ये वो कि भाई पता नहीं कितनी उम्र की है, उसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन ये जो वर्मीर की है बुंदे वाली लड़की, ये बहुत यंग है और वो लगता है कि वो आपसे बातें कर रही है, यानी वो खामोश है मोनालिसा अपनी मुस्कुराहट के साथ, और ये आपके साथ बातें कर रही है। एक तिरछा सा उसने पोज बना रखा है, और आपको वो तस्वीर हम दिखाएंगे कि उसमें जो उसका हेड गियर है वो अजीब सा है, वो डच नहीं है। तो वो क्या है, उसके ऊपर रिसर्च हुई, मालूम ये हुआ कि इसको टर्किश स्टाइल कहते हैं। अगेन मशरक आ गया है, यानी तकरीबन जिस तरह हमारी ख़वातीन ऊपर दुपट्टा ओढ़ती हैं और कोई चीज़ें लेती हैं यहाँ पे मशरक उज़्बेकिस्तान वगैरह में, उसी तरह का हेड गियर जिसको टर्किश स्टाइल कहते हैं। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। वर्मीर की पेंटिंग्स में भी आप हमेशा देखेंगे कि मेज़ के ऊपर एक मशरकी कारपेट या कोई चादर पड़ी हुई है, क्योंकि उसमें रंग बहुत होते हैं, उनमें पेचीदगियाँ होती हैं, उनमें फूल बूटे होते हैं, तो तस्वीर की जो डलनेस है वो ख़त्म हो जाती है उस एक कालीन को पेंट करने से। एग्जैक्टली यही नुस्खा जो था वो आजमाया था रेमब्रांड। रेमब्रांड की आप तस्वीरें देखें, उसमें जितने लिबादे हैं लोगों के, वो यूरोपियन नहीं है, वो सब के सब ईस्टर्न है। सो के उसकी टर्बन जो है, बाकायदा पगड़ियाँ हैं उसके मुख्तलिफ किरदारों ने जो पहन रखी हैं, उनकी आप डिटेल देखें कि किस तरह मतलब उसने डिटेल उसकी बयान की है। और कहा जाता है कि उसका जो अलमारी थी उसमें उसने वो पगड़ियाँ 5-6 जमा की हुई थी, बहुत मुश्किल से लोगों से कह के, जो मशरक़ की तरफ जाते थे, सफ़र करते थे, कि वहाँ से एक जो पगड़ी है जिसके ऊपर सजावट हो वो लेके आओ, और वो फिर उसके ऊपर टांगता था। चुनांचे ये जो है अपना बुंदे वाली लड़की, वो उसके बारे में मतलब इट हैज़ फैसिनेटेड सो मैनी पीपल। उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी, ज़ाहिर फिक्शन है, और उसको भी ख़राब करने की कोशिश की गई है। एक्चुअली यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज का वालों का मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और वो लोगों की तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहते हैं, तो वो कोई ना कोई इस किस्म की हरकत कर देते हैं। मसलन उन्होंने मोनालिसा के ऊपर पेंट फेंक दिया,
अच्छा, अब वो शोर मच गया सारा। अच्छा, इसी तरह एग्जैक्टली उन्होंने ये जो बुंदे वाली लड़की है जो हेग में लगी हुई है, एक अजीबोगरीब हरकत की। मतलब एक साहब ने अपने सर में गूंद लगा के ना, तो अपना अपना सर उसके साथ चिपका दिया। अब वो हट नहीं रहा, चुनाचे वो बड़ी आशिकी से उनको अलहदा किया गया। और उनकी मेहरबानी ये है, ये क्लाइमेट चेंज वालों की, कि वो सिर्फ तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं, पेंटिंग को ख़राब नहीं करना चाहते। चुनाचे ऐसा पेंट या ऐसा रंग वो इस्तेमाल करते हैं तवज्जो मबजूल करवाने के लिए, जो बाद में बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ये जो पेंटिंग है, इसके बारे में बहुत सारी मतलब कि तौजीहात हैं। और तौजीहात में से एक ये है कि जी इसके पीछे एक दरवाज़ा था पहले, फिर उस दरवाज़े को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये सारी फैंटसीज़ होती हैं। एक दफ़ा पब्लिक की आई में कुछ पेंटिंग आ जाए तो उसके बारे में फिर तरह तरह की जो है दास्तानें जन्म लेती हैं। तो बुंदे वाली लड़की जो है, कोई कहते हैं कि जी वो मुलाजमा थी, लेकिन वो ये है कि शी इज़ वेरी यंग। कोई कहते हैं कि जी ये सिर्फ गली में कुछ जाती लड़की थी। कोई कहते हैं कि वर्मीर का ये फैंटसी थी। जो भी थी, मैं समझता हूँ कि ये जो मोनालिसा ऑफ नॉर्थ है, ये उस मोनालिसा से ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हाल ही में एक नहायत अहम किताब शाया हुई है जिसका नाम है थंडर क्लैप। और ये डेल्फ के बारे में है, ए मेमोयर ऑफ आर्ट एंड लाइफ एंड सडन डेथ। लॉरा कमिंग ने ये लिखी है पूरी किताब। और ये 1654 में एक धमाका हुआ था यहाँ पे डेल्फ में। एक बारूद का गोदाम जो था वो उड़ गया था। वो जो कीपर था वो लालटेन लेके नीचे गया और उसको चेक करने के लिए, शायद वो लालटेन का शोला था या क्या था, कि वो ट्रिगर हुआ और वो सारा हज़ारों मन जो बारूद था वो फट गया। आधा डेल्फ जो था वो उसमें मस्मार हो गया। ये किताब उसके बारे में भी है। और एक और हैरतनाक जो मुसव्विर था फेब्रिशियस, उसके बारे में भी। वो इस धमाके में मारा गया, उसका पूरा घर जो है मुनहदम हो गया और वो उसको खींच के निकाला गया, वो ज़ख्मी हालत में था। अब फेब्रिशियस के ऊपर पूरी किताब क्यों लिखी गई? वो इसलिए कि वो बहुत कम जाना जाता है और उसकी चंद एक 5-6 या 10-12 पेंटिंग है जो अब तक मंजर आम पे आई हैं। और उनमें एक है गोल्डन फिंच। ये छोटा सा परिंदा है और ये भी हेग के म्यूज़ियम में है। और वो परिंदा जो है वो बैठा हुआ है और वो एक जंजीर के साथ बंधा हुआ है। और उसकी कोई ऐसी ख़ास फैसिनेशन है कि उसके बारे में भी एक फ़िल्म बनी और उस फिल्म में दिखाया गया है कि एक शख्स इतना फैसिनेट होता है उस पेंटिंग से कि वो उसको चुरा के घर ले जाता है और उसके साथ बातें करता है और उसको घर में रखता है। ये पूरी फिल्म थी इसके बारे में, मैंने वो देखी है, बहुत छोटी सी, वो भी मिनिएचर इतनी सी है। फेब्रिशियस जो था वो भी डेल्फ में रहता था, लेकिन वर्मीर और उनका दोनों का आपस में कोई रब्त नहीं था। यानी एक दो गली पार वो रहता था, इधर वो रहता था। और वर्मीर बहुत मशहूर था, लेकिन उनकी आपस में कोई मतलब है कि कोई ना वर्मीर ने कभी कोई हवाला उसका दिया, ना फेब्रिशियस ने उसका कोई हवाला दिया। मे बी जो रकावत होती है आर्टिस्टों की, ये उसकी वजह से था, या वैसे ही दोनों मतलब है कि तन्हाई पसंद थे, मिलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक फैक्ट है, क्योंकि वर्मीर जो था वो डील भी करता था तस्वीरों में, यानी एक डीलर भी था। मुख्तलिफ मुसव्वरों की तस्वीरें जमा करके वो फ़रोख्त भी करता था, थोड़ी सी आमदन हो जाती थी उससे। तो जब उसकी डेथ हुई है वर्मीर की, तो उसकी जो बनी है फहरिस्त, उसके घर में से जो चीज़ें निकली, यानी बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला, चंद तस्वीरें मुता और चंद हसीनों के खतूत। तो जो तस्वीरें मुता थी वो
3 जो फेब्रिशियस की थी, दैट मीन्स कि ही न्यू हिम एंड ही वैल्यूड हिम। अब फेब्रिशियस जो है वो एक लेजेंड बन चुका है। चंद एक तस्वीरें वो मैंने भी देखी हैं। एक तो उसने एक व्यू बनाया हुआ है डेल्फ का, जिसमें एक मौसीकार है, वो साज रख के बैठा हुआ है। उसके बाद यही है गोल्डन फिंच है। एक है पहरेदार की तस्वीर, वो पहरेदार बैठा हुआ है। एक उसकी अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट है। और माइंड यू कि रेमब्रांड ने मसलन अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट्स दर्जनों, हज़ारों, सैकड़ों तो नहीं, लेकिन दर्जनों की 50-60 तो कम से कम सेल्फ पोर्ट्रेट्स उसने अपनी बनाई मुख्तलिफ मूड्स में। इसी तरह फान गॉग की भी जो सेल्फ पोर्ट्रेट्स है, कभी किसी हैट में है, कभी वो उसकी दाढ़ी है, कभी वो कान जब उसका कट गया था उसने खुद ही काटा था। और उसकी वो वहाँ पे फान गॉग म्यूज़ियम में उस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बाकायदा मौजूद है, जिसने जब उसका कान कटा है या उसने खुद काटा है, वो कहते हैं ना आलम वहशत में उसने काट लिया। कुछ लोग कहते हैं कि कोई तवाइफ थी, उसके ऊपर वो आशिक था, तो उसको अपना इश्क का यकीन दिलाने के लिए उसने अपना कान काट लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। आर्टिस्ट जो होते हैं कोई नॉर्मल लोग थोड़े होते हैं। मतलब कोई एक जुनून का आलम आया, उसने अपना कान काट लिया। तो वहाँ पे उसके म्यूज़ियम में वो बाकायदा उस डॉक्टर का सर्टिफिकेट है जिसने उसके कान का इलाज किया था, और उसको मतलब उसके कान की तस्वीर भी बनी हुई है कि कहाँ से कटा है, और उसने जो सेल्फ पोर्ट्रेट बनाई है उसमें बाकायदा पट्टी बांधी। ये क्यों इतनी सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाते थे? ये नहीं था कि वो अपनी प्रोजेक्शन चाहते थे, बुनियादी तौर पे वो मॉडल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि मॉडल होना जो है ये बड़ा एक जानलेवा काम है। आप, क्योंकि मैंने भी थोड़ी सी मॉडलिंग इस तरह की है कि कुछ मशहूर आर्टिस्टों ने, सादकैन ने, सईद अख्तर ने मेरी पोर्ट्रेट्स बनाई, तो आपको पैरों बैठे रहना पड़ता है एक ही पोज। आप स्माइल भी नहीं कर सकते, आपने उसी तरह रहना है ताकि आर्टिस्ट आपको उसी तरह पेंट करे। तो मॉडल ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, चुनांचे ये आईने के सामने खड़े होके अपने आप को देखकर अपनी तस्वीरें बनाते थे। इसी तरह फेब्रिशियस ने भी अपनी एक तस्वीर बनाई, उसमें एक नौजवान है, और वो अगेन एक परफेक्शन है। वो जो पोर्ट्रेट है 8-10 तस्वीरें, इससे ज़्यादा नहीं है। ये जो किताब मैंने आपको दिखाई, थंडर क्लैप, जो रिसेंटली शाया हुई, मेमोयर ऑफ आर्ट एंड लाइफ एंड सडन डेथ, तो उसमें इसी धमाके का तज़किरा है। वो एंड में धमाका होता है, लेकिन बेसिकली ये फेब्रिशियस की जो लाइफ है अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह लोगों के नसीब होते हैं, इसी तरह पेंटिंग्स के भी नसीब होते हैं। यानी कोई पेंटिंग यकदम किसी मोमेंट पे मशहूर हो जाती है और वो हावी हो जाती है हर चीज़ पे, और कोई शायद उससे बेहतर पेंटिंग हो, वो डिस्कवर ही नहीं होती। मैंने अर्ज़ किया ना कि वर्मीर भी रिसेंटली 100-150 साल पहले उसको डिस्कवर किया गया, और जो फेब्रिशियस है उसको बहुत कम लोग जानते हैं, सिवाय उसका गोल्ड फिंच जो है एक परिंदा है, या फिर उसका वही व्यू ऑफ डेल्फ है। यानी 2 व्यू ऑफ डेल्फ हुए। एक तो जो आप पस मंज़र में आप देख रहे हैं जो वर्मीर ने पेंट किया, और दूसरा जो व्यू है उसमें एक शख्स बैठा हुआ है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, और उस शख्स के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है कि वो क्या सोच रहा है, क्या वो खुद एक साजिंदा है, या वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वो फ़रोख्त करता है। लेकिन एक ख़ास उसमें जो है मिस्ट्री है उस शख्स में, कि कोई जान नहीं सकता कि असल में ये क्या कर रहा है, और उसके बैकग्राउंड में वो पूरा है फर्श है, और वो आगे एंड में वो एक चर्च है। यहाँ पे 2 चर्च है, एक न्यू चर्च कहलाता है, हालांकि वो बहुत पुराना है, कहा जाता है कि 2nd हाईएस्ट है इन यूरोप, और दूसरा ओल्ड चर्च है।
और ओल्ड चर्च के अंदर कहा जाता है कि वर्मीर की कब्र है। मैं वहाँ नहीं गया, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ जाके उसकी कुछ कवरेज कर सकूँ। चुनांचे ये दो इन्होंने दोनों ने बनाए, फेब्रिशियस ने। लेकिन जो शोहरत वर्मीर को हासिल हुई वो जाहिर है कि भाई फेब्रिशियस को नहीं हुई, लेकिन इस किताब के बाद, थंडरक्रैब के बाद, मेरा ख्याल है कि फेब्रिशियस भी जो है वो लाइमलाइट में आ जाएगा। डेल्फ जो है, अभी आपने किश्ती देखी मेरे पीछे से जा रही थी। ये लोग आज एक्चुअली सैटरडे, आप देखें ना, अब तकरीबन 7:30 का वक्त है और यहाँ तेज़ रोशनी। ये इन मुल्कों का खासा है कि यहाँ तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक दिन जो है वो रहता है, और उसके बाद जाहिर है कि सर्दियों में वही उलट हो जाता है। तो ये वही रोशनी है जिसमें वर्मीर पेंट किया करता था, और वर्मीर से अपना डेल्फ से जुदा होने को जी नहीं चाहता। मैंने अर्ज़ किया था कि भाई मुझे तरशिंग पसंद है पाकिस्तान में, और हरामोश पसंद है गांव के तौर पे। मैंने उन्हें मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन्स इन पाकिस्तान का और हॉलैंड का, जो मेरा सबसे फेवरेट है वो यही शहर है। मेरा ख्याल 4वीं-5वीं मरतबा आया हूँ, और आखिरी मरतबा जब हम आए यहाँ पे तो यहाँ बारिश हो रही थी, और बारिश में भी इसका एक अलग रूप था। यानी वो जो नहरों में काई जमी थी वो सरकनी शुरू हुई, क्योंकि बारिश का पानी जब आता है ना तो वो सरकती है, और उसमें जो मुर्गावियाँ तैर रही होती हैं वो भी उसके साथ सरकने लगती हैं। बल्कि मैंने एक नहर में एक घोंसला देखा, और वो घोंसला जो था यानी फ्लोटिंग, मतलब ये मुर्गावियाँ जो है ये रहती हुई यहीं पे है। चुनाचे वो मुख्तलिफ तिनके वगैरह जमा करके पानी के ऊपर घोंसला, मतलब इट्स ए वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना कि एक अपनी हाउस बोट समझ ले बना ली उन्होंने, कि वो जाहिर है कि पानी के साथ वो मूव करता रहता है, और उसमें वो अपना घोंसला बना के एक परिंदा बैठा हुआ है। चुनाचे बारिश में उसका एक अलहदा ही रूप था। मैं और मेरी बेगम मैमूना यहाँ पे आए लास्ट टाइम जब, और जब आखिरी दिन आए तो डेल्फ को हमने अलविदा कहा और फिर हॉलैंड से गए। तो तब मैंने लिखा कि तब बादल भी छटते गए, हौले हौले सरकते गए, और आसमान का एक हिस्सा जाहिर होने लगा। वहाँ वही अलूही रोशनी मुंतज़िर थी। बादलों का पर्दा हटा तो वो उतर आई। पूरा डेल्फ्ट उस जादुई रोशनी के शहर में आ गया। वो हर शय, हर चेहरे में जज़ब होने लगी। उसने सुर्ख फूलों में सितारे भर दिए। शोकेस पर नक्श वो सफ़ेद मोती वाली लड़की के चेहरे को अपनी रोशनी से पूछ दिया, और उसका सफ़ेद मोती बुंदा दमकने लगा। और मुझे अब तक याद है कि जहाँ शीशे के पीछे उसकी सफ़ेद बुंदे वाली लड़की की पेंटिंग लगी हुई थी, रिप्रोडक्शन, वहाँ जब बारिश पड़ती थी तो वो उसके बुंदे तक आती थी, और उसका बुंदा ज़्यादा दमकने लगता था। शायद डेल्फ का ये शहर दर शहर मंजर सिर्फ हमारी आंखों में समाने के लिए उतरा था। वाकई ऐसा है। और ये उस शीशा दर शीशा पोशीदा चिराग की लौ थी जो सिर्फ हमारे चेहरों को अब्दियत का एक लम्हा अता करने के लिए उसके हुक्म पर उतरी थी। हमारी उम्र की सब सिलवटें, पजमुर्दगी, मुरझाहट के सब आसार ज़ाहिर हो गए। ये कमाल, ये जादू डेल्फ की रोशनी का था। इससे पेशतर कि ये खुसूसी तौर पर अता करदा मंजर शब की स्याही में रुपोश होने लगता, हम डेल्फ को छोड़ गए, जुदा हो गए। अलबत्ता डेल्फ ने हमको न छोड़ा। वो हमारी आंखों में नक्श, शीशा दर शीशा, चिराग दर चिराग रोशन रहा, हमेशा के लिए, जब तक इन आंखों के किवाड़ उसकी रज़ा से बंद ना होंगे तब तक। और नीलाहट क्या है? ब्लू नाइल, नीला दरियाए नील। और नीलाहट क्या है? ब्लू डैन्यूब। आपने वो धुन सुनी होगी वियना की, नीला डैन्यूब। और नीलाहट क्या है? मेरे अब्बा जी की आंखें। और नीलाहट क्या है?
डेल्फ्ट। और खुशी क्या है, वो 4 मुर्गावियाँ जो डेल्फ्ट की इस नहर में तैर रही हैं।